कहा था कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं आएगा तब तक विश्व का कल्याण होना नामुमकिन है। अगर इसे सच मान लिया जाए तो दुनिया का कल्याण तो राम भरोसे ही है। शायद राम भरोसे ही है इस देश में महिलाओं की ये हालत। जिसका मन आता है कुछ भी बोल के चला जाता है। ईव टीजिंग के केसेस तो आम होने लगे हैं। जिसका मन आता है जबरदस्ती छेड़खानी कर लेता है। और ये हालात यहाँ तक सीमित नहीं रुक रहे बल्कि खौफनाक हदों तक जा रहे हैं। नमस्कार, जी मीडिया की खास पेशकश एक नारी ऐसी भी में आपका स्वागत है। यहाँ हम चर्चा करेंगे महिलाओं की सुरक्षा की। इस चर्चा में आज हमारा साथ देंगी राज्यसभा सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी। स्वागत है आपका स्मृति जी। प्लीज हैव अ सीट। स्मृति जी, आप एक मॉडल रही और उसके बाद मॉडल से सांसद तक का सफर आपका एक बहुत ही लंबा सफर रहा। एक झलक डालते हैं उसके ऊपर। अगर मैं न होती तो कुछ ना होता। एक एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और एक पॉलिटिशियन। That is where you make effective change. कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा, अगर आप बच्चियों का बलात्कार करते हैं तो आपको सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन इन सबसे पहले उन्होंने पहचान बनाई बतौर मॉडल। स्मृति ईरानी, ऐसा नाम जो घर घर में मशहूर हुआ। वैसे बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक्टिंग से पहले स्मृति ईरानी 1997 में मिस इंडिया की फाइनलिस्ट भी रह चुकी है। मॉडलिंग से शुरू हुआ ये सफर एक्टिंग के रास्ते सियासत के गलियारों तक पहुंचा। बयानबाजी से थोड़ा ऊंचा उठिए। और अब बीजेपी में स्मृति का रुतबा ही अलग है। स्मृति गुजरात से राज्यसभा सांसद है। साथ ही वो महिलाओं के हितों और अधिकारों के लिए भी काम कर रही हैं। ये बताइए कि एक आदर्श पल का किरदार जो आपने पर्दे पर निभाया वो आज की आम जिंदगी में कितना रियलिटी है और कितना फैंटेसी। आम महिला से मिलकर देखिए, उसमें जो आदर्श है, वो जो संघर्ष करती है, वो एक टेलीविजन सीरियल से बढ़कर है। लेकिन एक चीज जो हर महिला को यहाँ पर शायद जोड़ती हो वो ये है कि चाहे चुनौती कोई भी क्यों ना हो, मैंने अक्सर देखा है कि एक बार महिला मानसिक रूप से तैयार हो जाती है कि मुझे इस चुनौती को पार करना है, तो फिर ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो उस महिला को रोक सके। स्मृति जी, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आपको लगता है कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर इसमें कौन है? मेरा ये मानना है कि हम सब इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं हमारे देश में, हमारे समाज में जी। तो मान लीजिए आज सुरक्षा का विषय है तो वो एक मात्र महिला से जुड़ा विषय नहीं है, परिवार से, समाज से जुड़ा विषय है जी। तो मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि विषय को कंपार्टमेंटलाइज कीजिए। मैंने संसद में भी कहा है कि महिला अगर आवाज उठाती है कभी जी, तो इस उम्मीद के साथ आवाज उठाती है कि उसे समय रहते इंसाफ मिल जाएगा। चलिए इसी के ऊपर एक केस स्टडी हम आपको दिखाना चाहेंगे स्मृति जी, जहाँ पर मध्य प्रदेश में एक लड़की के साथ ऐसा हुआ कि उनको रेप के बाद जला दिया गया। ये आंसू हैं बेबसी के। ये आंसू हैं उन जख्मों के जिनके घाव अब तक भरे नहीं और कभी भर भी नहीं पाएंगे। अपनी बेटी को खोने का दर्द एक मां से बेहतर कौन समझ सकता है। मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, यहीं अपने परिवार के साथ रहती थी 15 साल की सीमा। गरीबी का आलम ये कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती। इन हालात में भी सीमा पड़ रही थी। वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। लेकिन एक सुबह अचानक उसकी जिंदगी की रात हो गई। 16 मई 2013 सीमा घर के कुछ काम से निकली थी। तभी पड़ोस में रहने वाले नाबालिग जीतू ने सीमा के साथ छेड़छाड़ की।
विरोध करने पर वो सीमा को झाड़ियों में जबरदस्ती ले गया और वहां उसकी अस्मत को तार तार कर दिया। सीमा ने हार नहीं मानी। उसने जीतू के खिलाफ गैरतगंज थाने में रिपोर्ट करा दी। पुलिस ने जीतू को गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ एक दिन बाद ही जीतू को जमानत मिल गई। दूसरी तरफ बेटे के जेल जाने से बौखलाए जीतू के पिता कंवरलाल ने सीमा से बदला लेने की ठानी। 18 मई 2013 सीमा घर में अकेली थी। मौका देखकर कंवर घर में घुस गया। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने सीमा को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। सीमा को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 21 मई को उसने दम तोड़ दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी कंवरलाल को गिरफ्तार कर लिया। आईपीसी की धाराओं के तहत कंवरलाल पर मुकदमा चल रहा है और वो फिलहाल जेल में है। एक बहुत ही विभत्स घटना है ये, एक बहुत ही खौफनाक घटना है। और हमारे साथ स्मृति जी स्टूडियो में है उनकी माताजी और उनकी बहन। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपका जो एक नुकसान हुआ है, जो एक दिल में एक वो गैप, एक वो वॉइड, एक वो खालीपन हो गया है जो कोई नहीं भर सकता, इसके प्रति आप क्या बोलेंगे? मैडम न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? किस तरीके का न्याय चाहिए? जो अन्याय हो रहा है औरतों के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने जब संसद में महिला अत्याचार के ऊपर चर्चा की सरकार से, तब मैंने स्वयं सरकार से कहा था, देश की संसद में, कि जब कानून बने तो उस कानून में एक प्रावधान ये भी हो कि एक समय सीमा के अंदर महिला को न्याय मिले, जिसके लिए फास्ट कोर्ट्स बनाए गए। अभी चिंता और दुख की बात ये है जी कि भारत सरकार ने बार बार ये तो कहा कि हाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जी, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाने के लिए जो आर्थिक प्रावधान होता है जी, जो पैसे भारत सरकार को प्रदेशों को देने चाहिए, वो पैसा भारत सरकार ने 2-3 साल पहले ही देना बंद कर दिया था। तो यदि बीजेपी पावर में आती है तब तो हमने ऐसे ये पीड़ितों के लिए हम हमने क्या संसद करेंगे? में कहा है जी। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट को पहली बार एक संवैधानिक ढांचे का अंग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने किया था। जी। दुख की बात यह है कि यूपीए की सरकार ने उस प्रावधान को, आर्थिक प्रावधान को रोक दिया, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो शुरुआत हमने की ताकि महिलाओं को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके, वो हम दोबारा उस विषय पर काम करेंगे। मैं माता जी से पूछना चाहूंगी, किस प्रकार की सजा आप चाहती हैं? किस टाइप की पनिशमेंट आप सोचेंगे एक नारी होने के नाते सबसे पहले ऐसे क्राइम के लिए? देखिए, मेरी अपनी बच्ची है घर में जी, आप किसी भी माँ से पूछिए कितनी सजा पर्याप्त होगी, तो वो माँ उस सजा की परिभाषा नहीं कर सकती जी। क्योंकि आप बलात्कारी को कितने सालों की सजा भी दे दें, अगर आपने अपनी कोख से जनी बच्ची को खोया है तो वो कोई भी सजा उस बात की बराबरी नहीं कर सकती कि आज इनकी बच्ची इनके पास नहीं है। जी स्मृति जी, हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा है, मगर हम ये भी सुनना चाहते हैं कि हमारी जनता क्या बोलती है। एक नज़र डालते हैं। मुझे तो सपना ही लगता है, क्योंकि कहीं भी आप चले जाइए, यही नहीं कि लड़कियां, महिलाएं भी, मतलब जो मैरिड भी हैं और अनमैरिड दोनों को ही मतलब लगता है कि दे आर नॉट सेफ। मेरी मम्मी एक बात कहती थी मुझे, इन लोगों की ऐसे रेप जो करते हैं, जो बहुत ही घटिया कुकर्म करते हैं, उनकी आंखें निकाल कर उनको सड़क पे बाहर छोड़ देना चाहिए। उनको गोली मार दी जानी चाहिए और फांसी देनी चाहिए तुरंत। स्मृति, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि निर्भया केस के बाद उम्मीद की गई कि रेप केसेस में कमी आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो बढ़ गए। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? निर्भया केस ने पूरे देश को झंझोड़ दिया 2-3 कारणों से। एक तो ये वाकया कि एक लड़की शाम को लौट रही है अपने घर, जो बड़ी कठिन आर्थिक परिस्थितियों से उभर कर अपने लिए एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करती है। जी। उस लड़की का निर्ममता से बलात्कार किया जाता है जब वो विरोध करती है। जब वो विरोध करती है और लड़की अपनी जान खो बैठती है। अपराध होने के बाद कितनी अवधि में इंसाफ मिले, जी। उससे भी नागरिकों के बीच में हौसला अफजाई होती है कि हाँ, अगर मैं आवाज उठाती हूँ तो कोई ना कोई है सिस्टम में जिसकी वजह से मुझे न्याय मिलता है। आप गुजरात स्टेट से सांसद हैं और गुजरात में 2012 के आंकड़े ये कहते हैं कि रेप केसेस में 7.7% से बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है। नहीं,
मुझे ऐसा लगता है कि आज आप अगर रेप की रिपोर्टिंग और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम देखें जी, तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज जो डिलीवरी सिस्टम का, जुडिशियल प्रोसेस का है जी, उसमें आप देखेंगे कि 86% रेप केसेस आज भी विभिन्न प्रकार के कोर्ट्स में पेंडिंग है। देखिए, जब रेप होता है, कोई क्राइम होता है जी, तो पुलिस एविडेंस जो कलेक्ट करती है उस एविडेंस को फिर वो फोरेंसिक लैब में देते हैं। लैब में उसके ऊपर तफ्तीश होती है, वो तफ्तीश फिर कोर्ट के समक्ष जाती है। कोर्ट फिर उस एविडेंस के आधार पर और जो बाकी लॉयर्स जिस प्रकार से उस केस को पेश करते हैं उसके आधार पर कोर्ट्स फिर अपना फैसला सुनाते हैं। जी, फोरेंसिक लैब्स देश में मात्र 5 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा उनको पैसा नहीं मिलता है। उनके पास पेंडिंग करीबन 50,000 केसेस रहते हैं। पाइल्ड अप केसेस के ऊपर चिंता व्यक्त करते हैं। वो क्यों करते हैं कि सिस्टम में पहले आप करेक्शन तो कीजिए कि अगर महिला का बलात्कार होता है तो सिर्फ औरतों की प्रॉब्लम है। यहाँ पर पुरुष जितने खड़े हैं कैमरा के पीछे या जो बैठे हैं, ये मत सोचिए कि वो आहत नहीं होते हैं। जब निर्भया का केस हुआ तब कितने ऐसे पिता थे जो अपनी बेटियों के संग आते थे कि प्रोटेस्ट करो, आवाज उठाओ। हम लोग जब एक मुख्यमंत्री की तरफ देखते हैं, खासकर जब वो मुख्यमंत्री एक औरत हो, तब हमें एक बड़ी उम्मीद होती है कि महिला सुरक्षा के लिए कुछ काम होगा। आपकी एक स्वाभाविक अपेक्षा है, जी, मेरी भी रहती है राजनीति में, कि महिला मुख्यमंत्री से हमारी ज्यादा अपेक्षा है। देखिए, अपेक्षा को जेंडर में मत बांधिए। सोल्यूशन जेंडर बेस्ड नहीं हो सकता। उस सोल्यूशन में जितना महिला का योगदान चाहिए उतना ही पुरुषों का। नीति बना दी तो बदलाव अपने आप आ जाएगा। उस नीति को बनाने के बाद जनता को उसमें जोड़ो, और भारत की जनता में इतना सामर्थ्य है जी कि एक बार नीति आ जाए तो वो उस नीति का, उस पॉलिसी का फायदा उठाकर फिर अपनी ताकत जोड़ते हैं और फिर समाज को समाधान तो पहुंचाते हैं। आने वाले मैनिफेस्टो में हम क्या उम्मीद रखें? महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा, महिला आरक्षण के साथ साथ महिला की एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हो। स्मृति, हमारे साथ स्टूडियो में और 2 पीड़ित महिलाएं हैं। मैं इनको पीड़ित नहीं कहूंगी जी, मुझे लगता है हम सब यहाँ बैठे हैं तो जोरदार तालियां दोनों बच्चियों के लिए हम लोगों को बजानी चाहिए। तो इनको मैं हिम्मती महिलाएं अब बोलूंगी। बिल्कुल। और इनके साथ जो दर्दनाक जो इंसिडेंट घटा उसके बारे में ये आपसे बात करना चाहती हैं, रूबरू होना चाहती हैं। सोनाली, मेरे साथ तो एसिड अटैक हुआ है, जैसा आप सब जानते हैं जी। मैंने हिम्मत दिखाई थी। कुछ 3 लड़के थे, लगातार मुझे परेशान करते थे, छेड़ते थे, डिस्टर्ब करते थे। मैंने एक दिन हिम्मत दिखाई, उन लोगों का सामना किया और उस हिम्मत दिखाने का नतीजा आज आप लोग के सामने है। सोनाली, हमारे लिए आज एंकर यहाँ बैठी हैं, मैं हूँ, ऑडियंस है, हमारे लिए आज आकर तुम्हारे लिए ताली बजाना बहुत आसान है। हम 5 मिनट का प्रोत्साहन करेंगे, लेकिन वो संघर्ष तुम, लक्ष्मी, अकेले हर दिन करती हो। इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। हम लोग भी सर पे कफन बांध के चलते थे। तो मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला है, मेरे पापा का बहुत सपोर्ट मिला है, और बिना डरे बिना रुके हम लोग अभी तक फाइट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उस संघर्ष में पूरा परिवार लिप्त होता है जी। तो आज जोरदार तालियां उस परिवार के लिए भी जिन्होंने अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। लक्ष्मी, एक सवाल, आप क्या पूछना चाहती हैं स्मृति से? मैम, 2006 में मैंने अपना याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में जी। तो अगर 7 साल पहले उसका अगर जजमेंट आ चुका होता तो शायद जो 2006 के बाद जो बहुत सारे केसेस हुए हैं वो शायद नहीं रुकते। आज रेगुलेट करने की बात यहाँ पे आई है, और जिस तरीके से जजमेंट आई है 18 तारीख को, 18 तारीख के जजमेंट आने के बाद सरकार उसके बाद कुछ भी नहीं कर रहा है। आज भी हम आराम से एसेट बाहर खरीद सकते हैं। चैलेंज इम्प्लीमेंटेशन का भी है। तुम्हारा मानना बिल्कुल सही है कि तुम्हारे संदर्भ में जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का जो एक दिशा निर्देश है, अगर उसका पालन किया जाता और जल्दी इंसाफ मिलता तो शायद ये जो घटना दूसरी लड़कियों के साथ घटी है वो इतनी ना घटती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देता है, और आज के ज़माने में लोग RTI, RTE के बारे में बहुत बातें करते हैं। कोई राइट टू वुमेन सेफ्टी के बारे में क्यों नहीं कोई? ये हमारा हक है। राइट टू लाइफ जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे पास है, तो उसमें एक चीज़ जोड़नी चाहिए, राइट टू लाइफ विदाउट फियर। मात्र एसिड के पब्लिक सेल के बैन के साथ साथ ये भी देखें कि जो इन गतिविधियों में आरोपी हैं उनको ऐसी सज़ा मिले। दिक्कत ये होती है कि सज़ा ऐसी ठोस नहीं मिलती ताकि वो अपने आप में एक मिसाल बन जाए। हमारे आरोपी बाहर घूम रहे हैं गैंग, और हम लोग सजा झेल रहे हैं।
ऐसे आरोपियों के साथ एक लैंडमार्क डिसीजन हो ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी घटनाएं रुके और अपराधी के मन में एक डर और खौफ पैदा हो। क्योंकि महिला सुरक्षा एक हक के बारे में बात हो रही है और सोनाली और लक्ष्मी उसी के लिए लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं हमारा हक। माइंडसेट लोगों का महिलाओं के प्रति चेंज करना बहुत जरूरी है। दे हैव टू रिस्पेक्ट द वुमेन, देन ओनली सारी चीजें काम में आएंगी। पीसीआर वैन्स में जो है महिलाएं कांस्टेबल्स होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं अपनी सारी बातें खुलकर किसे कहेंगी। महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे जरूरी है, वैसे महिला का आत्मनिर्भर है, चाहे वो लड़की है चाहे महिला है, उसे अपनी सुरक्षा करना आना चाहिए। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि कितना आसान होता है, कोई भी ऐसे भयानक केस होता है, चाहे वो निर्भया हो या वो 5 साल की लड़की का केस हो, ये बोल देना कि आपको खुद देखना चाहिए आप किस तरीके के पोशाक पहनते हैं। लोग एक विक्टिम को और विक्टिमाइज करते हैं। आज लक्ष्मी के साथ, सोनाली के साथ अगर हम खड़े होते हैं तो उनको उससे कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन हौसला अफजाई जरूर होगी। हम पॉलिटिकल उसके ऊपर अपना प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन समाज की तरफ भी हम जो अपनी जिम्मेदारी रखते हैं उसको भी अगर उसका निर्वाह करें तो मुझे लगता है टुगेदर एटलीस्ट वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन, हेल्प फाइंड वन। आइए देखते हैं हमारे कुछ सेलिब्रिटीज क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है, पूरे के पूरे सिस्टम, जब तक कि सिस्टम इंसान की केयर नहीं करेगा तब तक चीज़ें बदलना मुश्किल है। सिक्योरिटी और टाइट हो जानी चाहिए और इनफैक्ट सारी औरतों को और सारी लड़कियों को एक सेल्फ डिफेंस का कुछ कोर्स या सेल्फ डिफेंस का कुछ क्वालिटी होना बहुत जरूरी हो गया। कभी तो अकेली होंगी और पता नहीं कब क्या हो जाए। स्मृति, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, स्पेशली इन सब केसेस को लेकर। आइए देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। कि समाज को मानसिकता बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखें। अगर कहीं पर हम देखते हैं कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है तो जान पहचान वाला व्यक्ति कर रहा है, तो जो 4 दीवारी के अंदर जानने पहचानने वाला व्यक्ति इस तरीके से घिनौनी हरकतें कर रहा है, उसमें हमें सुधार की जरूरत है कि हम उसको रोकने का काम करें। जहाँ पे हम सुरक्षा एक मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे घर के दहलीज के अंदर भी बहुत अत्याचार हो रहा है। घिनौना सच ये है कि शहरों में 45% महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, गांव में करीबन 35%, 35% महिलाओं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के आंकड़े पाए जाते हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें आप मात्र थोड़ी सी इंक्वायरी करें, लेकिन अगर आपके यहाँ पे कोई लोकल एनजीओ है, आपके यहाँ पे रेजिडेंट्स एसोसिएशन है, तो आप उसके माध्यम से अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर एक बार पूछ सकते हैं, महिला पुरुष दोनों, कि आपके यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर है क्या। हमारे स्टूडियो जनता आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। जी, आप सब देख रहे हैं, मैं एक सयानी उम्र की महिला हूँ, थोड़ी मोटी हो रही थी, मैंने सोचा साइकिल चलाती हूँ, वेट कम करती हूँ। कमरे में चलाना मुझे गवारा नहीं हुआ, मैंने सोचा अपने आसपास के काम साइकिल चला के करूँगी। साइकिल लेकर मैं जा रही थी, 2 लड़के मोटरसाइकिल से मुझे पीछे से ऐसे कट मार के चले गए, मैं धड़ाम गिरी। मेरे बाल पीछे से काले हैं। आगे जाकर जब उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो उनको मेरे सफ़ेद बाल नजर आए, तो बोले सॉरी आंटी। मैं चोट लगी थी, दर्द हो रहा था, ये सोचे पड़ गई कि संस्कार तो उनके माँ बाप ने भी इनको दिए। 200 मीटर की दूरी पर पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही थी। अब मैं क्या सोचूं, इतनी जनसंख्या को ये सरकार या वो सरकार क्या सुरक्षा दे पाएगी। आपने बड़ा संस्कार के बारे में अच्छी टिप्पणी की कि पीछे से बाल काले लग रहे तो कट मार दिया, सामने से बाल सफेद दिखे तो सॉरी आंटी बोल दिया। तो ये जो पीछे से काले बाल देखने वाली जो एक सोच है ना, मानसिकता है, छेड़खानी जो है तुम्हें हंसी मजाक लगता होगा, लेकिन किसी लड़की के लिए ये एक बहुत भयानक सच है। स्मृति, आप एक युवा नेता हैं, महिला सुरक्षा के लिए या कुछ ऐसी उम्मीद जताने के लिए क्या करेंगे? फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, उस फास्ट ट्रैक कोर्ट को चलाने के लिए सरकार पैसा दे। कम से कम आज ये आश्वासन आपको जरूर दे सकती हूँ मैं कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट को चलाने के लिए पूरा का पूरा आर्थिक सपोर्ट केंद्र की बीजेपी की सरकार जरूर देगी। लोकसभा में 33% आरक्षण का बिल हमारी सरकार इंट्रोड्यूस करेगी, और ये 2 वचन कम से कम अगर मैं पूरा करूं तो मुझे लगता है मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति कि आप स्टूडियो में आई और आपने महिला सुरक्षा के इस मुद्दे पे हम सबको एक उम्मीद की बहुत ही बढ़िया, बड़ी और एक नई किरण दी है।